हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 9th में आपका चैप्टर चल रहा है जीवन की मूलभूत इकाई, यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, यानी कि कोशिका। कोशिका क्या है इसके बारे में आप जान चुके हैं कि पिछले कुछ सेशंस में ये क्लियर किया गया है। कोशिका की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, वो आपको बताया जा चुका है और कुछ वैज्ञानिकों के नामों के बारे में भी आपको बताया गया है। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, और जो आप एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जंतुओं के बारे में जानते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में आपको मैं बता रही थी डायग्राम के माध्यम से। तो चलेंगे फिर उसको हल्का सा रिवाइज करके और आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों स्क्रीन पे आपको दो डायग्राम दिखाई पड़ रहे हैं। एक है आपका यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम और दूसरा है आपका प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम। तो पिछले सेशन में आपने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान लिया था। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, इसमें एकदम कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में आप सबको पता है क्या करना है। यहाँ पे प्रो प्लस कैरियन, कैरियन, और यहाँ पे यू प्लस कैरी ऑन। देखिए, किसी भी शब्द को समझने से पहले, जैसे हिंदी भाषा में आप शब्द को तोड़ करके उसका अर्थ समझ लेते हैं, ठीक उसी तरह से विज्ञान में भी आप शब्द को यदि तोड़ें, यदि उसको ब्रेक डाउन कर दें, तो उसका मीनिंग जो है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। प्रो का मतलब है आद्य, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, यानी कि आद्य प्रकार का केंद्रक, जिसमें क्या पाया जाता होगा। प्रोकैरियोटिक का मतलब है जिसमें आद्य प्रकार का केंद्रक पाया जाता होगा। क्या पाया जाता होगा? आद्य केंद्रक पाया जाता होगा। और यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? यूकैरियोटिक का मतलब है ऐसी कोशिका जिसमें न्यूक्लियस जो है, केंद्रक जो है, वो पूर्ण रूप से विकसित है, यानी कि एक झिल्ली युक्त केंद्रक है और इसके अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स हैं, जो कोशिकांग हैं, वो भी झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे आप लोग अच्छी तरह से और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाएंगे बच्चों। ये एक बैक्टीरियल सेल का डायग्राम आपको दिखाई पड़ रहा है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल होती है। और इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसमें आपको साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स बिखरे हुए दिखाई देते हैं। इसमें आपको सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन आपको दिखाई पड़ती है। इसमें आपको कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल भी दिखाई पड़ती है और इसमें आपको न्यूक्लियोइड दिखाई पड़ता है, यानी कि जो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, जो अनुवांशिक पदार्थ है, जो कैसा है, जो अनुवांशिक पदार्थ है। ये अनुवांशिक पदार्थ किसी पैकेट में बंद नहीं है, ये पूरी साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ, कंडेंस्ड है। ऐसा नहीं है कि पूरे, देखिए आपको पूरी साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन एक पैच है जहां पे वो है, यानी कि पूरी तरह से बिखरा हुआ नहीं है, लेकिन बिखरा हुआ है, कंडेंस रूप में है, लेकिन कोई इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। तो ये न्यूक्लियोइड के रूप में प्रेजेंट होता है और उसके अंदर, किसी भी कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक का डायग्राम आपने बना लिया। ये क्या है? ये एक बैक्टीरियल सेल है। ये एक प्रकार की बैक्टीरियल सेल है। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल जो है
उसका डायग्राम आप सभी बनाएंगे। उसमें आपको क्या क्या स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, पहले आप डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद उसके अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स की लेवलिंग करेंगे। हम पहले डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले आप बनाएंगे सेल वॉल। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे सबसे पहले सेल वॉल, यानी कि सबसे कोशिका की सबसे बाहरी परत। सेल वॉल बनाएंगे जो आपकी कोशिका की सबसे बाहरी परत होगी, सबसे बाहरी परत होगी, ये बनाएंगे आप। और इसके बाद फिर इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, जो आपको ग्रीन कलर की मोटी पट्टी के रूप में दिखाई पड़ रही है। ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका की झिल्ली। सबसे बाहर कोशिका भित्ति है और उसके अंदर पाई जाती है कोशिका की झिल्ली। ये क्या है, सेल वॉल है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। उसके अंदर कोशिका की झिल्ली पाई जाती है और उसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं बच्चों, जो झिल्ली युक्त होते हैं, यानी कि जो कवरिंग वाले होते हैं, या हम कह सकते हैं पैक्ड मटेरियल्स होते हैं, पैक्ड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो एक एक करके हम उसको समझेंगे और डायग्राम को आप बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपने सेल वॉल बनाया, उसके बाद आपने सेल मेम्ब्रेन बनाया, ठीक है, और उसके बाद आपने साइटोप्लाज्म बनाया, यानी कि कोशिका द्रव्य बनाया, यानी कि वो चीज जो कोशिका को शेप देती है, भरी रहती है सेमी सॉलिड फ्लूइड के रूप में, कोशिका द्रव्य कहलाती है। कोशिका द्रव्य कहलाती है। उसके बाद उसके अंदर और क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, जिसे हम कहते हैं केंद्रक। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसे हम केंद्रक के नाम से जानते हैं। उसके बाद और क्या चीज प्रेजेंट होती है, कुछ कोशिकांग है जिनके नाम आपको लिखने हैं। पाया जाता है गोल्जी ऑपरेटस, जिसे हम गोल्जी काय कहते हैं, गोल्जी काय। अभी केवल नाम लिखेंगे, इसके बारे में, इसके फंक्शन, इसके स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेनेशन हमें आगे करना है। नीचे होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतर्द्रव्यी जालिका। अंतर्द्रव्यी जालिका यानी कि नलिकाओं का समूह होता है। कुछ ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं, उसके बारे में भी हम आगे जाने। एक एक स्ट्रक्चर के बारे में आपको ब्रीफ में जानना है, उसका डायग्राम बनाना सीखना है, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों जानना है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में भी हम माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। उसके बाद होता है लाइसोसोम। क्या होता है, लाइसोसोम कहते हैं, तो इसको हिंदी में भी हम लाइसोसोम ही कहते हैं, को हिंदी में भी हम लाइसोसोम कहते हैं। और उसके बाद और क्या चीज होती है, लाइसोसोम के बाद एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं वैक्यूल। वैक्यूल को हम कहते हैं रिक्तिका। क्या कहते हैं, रिक्तिका। रिक्तिका कौन सी होती है, ये रिक्तिका होती है। ये आपका कोशिका द्रव्य होता है। तो स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझ में आ गया है। डायग्राम आप सुंदर बनाएंगे अच्छे से। और एक स्ट्रक्चर और होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, जो प्लास्टिड्स की कैटेगरी में आता है। क्योंकि हम एक प्लांट सेल का डायग्राम आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसलिए आपको हरित लवक भी इसमें दिखाई पड़ रहा है। तो अभी तक हम संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, वो लर्न हो गया आपको, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। सेल्स में क्या होता है,
सेल डिवीजन होता है। क्यों? किसी भी नई कोशिका, जब हम कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे तो कोशिका सिद्धांत में आपने 3 चीजें जानी। एक तो कोशिका बहुत सूक्ष्म होती है, इतनी सूक्ष्म कि आपको आपकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। दूसरा, कोशिकाएं जो हैं वो अपने आप को किसी पहले से उपस्थित कोशिका से ही नई कोशिका जो है वो बनती है। तो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा ये होता होगा उसके बारे में आप जानेंगे। डायग्राम बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और इस डायग्राम को आप एकदम अच्छे से अपने माइंड में प्रैक्टिस कर करके बैठा लेंगे और सुंदर चित्र बनाने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लेके सभी बच्चे डायग्राम बना लेंगे फटाफट से। सारे बच्चे डायग्राम बना के लेवलिंग भी करेंगे साथ साथ। इंग्लिश में भी दिया गया था और मैंने हिंदी में भी लेवलिंग कर दी है, और एक एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में आपको बता दिया गया है। ये एक बैक्टीरियल सेल का डायग्राम है जो प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाया जा रहा है, और दूसरा आपका एक प्लांट सेल का डायग्राम है जो यूकैरियोटिक के रूप एग्जाम्पल के तौर पे आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। ये आपका प्लांट सेल का डायग्राम है और ये आपका बैक्टीरियल सेल का डायग्राम है। आगे बढ़ेंगे। सेल जो है अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए सेल डिवीजन करती है, ठीक है। सेल डिवीजन का मतलब कोशिका विभाजन करती है। क्या करती है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन करती है। समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सेल्स अंडरगो डिवीजन टू फॉर्म न्यू सेल्स, यानी कि वृद्धि करती हैं, ग्रो करती हैं, और पुरानी कोशिकाओं को, यानी कि मृत कोशिकाएं यदि हैं तो उनको रिप्लेस कर देती हैं, या डेड और इंजर्ड सेल्स या टूटी फूटी और घायल कोशिकाओं को रिप्लेस कर देती हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करती हैं? एंड टू फॉर्म गैमीट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, और डिवीजन के द्वारा ही गैमीट्स बनते हैं जो प्रजनन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं, जिसके बारे में आप आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि प्रजनन की प्रक्रिया में मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स, नर युग्मक और मादा युग्मक की आवश्यकता होती है। अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए कोई भी जीव रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करता है, और वो बहुत नेचुरल प्रक्रिया है, तो उसमें गैमीट्स का निर्माण होता है, और वो भी कौन सी प्रक्रिया के तहत होता है? कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। अब ये कोशिका विभाजन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिवीजन अ सेल अंडरगोज, यानी एक कोशिका में 2 प्रकार से विभाजन हो सकता है। पहला विभाजन होता है बच्चों जिसे हम कहते हैं माइटोसिस डिवीजन या समसूत्री विभाजन। इसको केवल इसको नाम से समझ लेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। पॉइंट वाइज लिखेंगे, बहुत ज्यादा में लिखेंगे, पॉइंट्स में लिखेंगे, केवल इतना आपके समझने के लिए। ईच सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स, यानी हर एक कोशिका, प्रत्येक कोशिका विभाजित हो जाती है और अपनी 2 डॉटर सेल्स बनाती है। द डॉटर सेल्स हैव द सेम क्रोमोसोम नंबर एज द मदर सेल, यानी कि समसूत्री विभाजन में सूत्रों की संख्या समान होगी। देखो, कई बार बोला है मैंने कि केवल शब्द को समझ लेने से ही आपका 50% चीज आपको समझ में आ जाती है। समसूत्री विभाजन यानी कि कह सकते हैं ऐसा विभाजन, अपने शब्दों में लिखेंगे, ये कहीं आपको किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा बच्चों। ऐसा विभाजन जिसमें संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान ही रहे, समसूत्री विभाजन कहलाता है। समसूत्री विभाजन कहलाता है। समझते हुए आगे बढ़ेंगे।
और पॉइंट्स को बिल्कुल एज इट इज जैसा मैं करवा रही हूँ ऐसा नोट करते चलेंगे। फ्यूचर में कभी भी आपको दोबारा से इसको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी और चीजें याद रहेंगी। दूसरे प्रकार का विभाजन कोशिका में पाया जाता है बच्चों, जिसे हम कहते हैं मियोसिस। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जब आप बड़ी क्लासेस में पहुंचेंगे तो माइटोसिस कितने चरणों में होता है आपको समझाया जाएगा, मियोसिस कितने चरणों में होता है ये आपको समझाया जाएगा। अभी केवल ये बताया जा रहा है कि कोशिका अपनी संख्या को डबल करने के लिए दो प्रकार से विभाजन कर सकती है। एक प्रकार का विभाजन ऐसा जिसमें संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान ही रहे, समसूत्री विभाजन कहलाता है। जैसे मनुष्यों में क्रोमोसोम्स अगर 46 होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो जब एक कोशिका से दो कोशिका बने तो क्रोमोसोम्स की संख्या, गुणसूत्र की संख्या समान बनी रहे, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या कम ना हो, 46 का 46 हर एक कोशिका में ट्रांसफर हो जाए, ऐसा विभाजन माइटोसिस विभाजन या समसूत्री विभाजन कहलाता है। दूसरे प्रकार का विभाजन होता है बच्चों मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। दूसरे प्रकार का विभाजन होता है मियोसिस या अर्ध सूत्री विभाजन। सभी बच्चे समसूत्री विभाजन या माइटोसिस की हेडिंग डाल के लिख लेंगे, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन के बारे में भी एक लाइन हम लिखेंगे। और उसके बाद आपको चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल पढ़ना है, जिसमें आपको सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ना है। अर्धसूत्री विभाजन में आई होप कि सभी बच्चों ने माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ेंगे। मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। शब्द सुन के आपको क्या समझ में आ रहा है? सारा मैटर क्रोमोसोम्स की विभाजन में ही है। देखो, उसको एग्जाम्पल के तौर पे समझने की यदि हम कोशिश करें तो जैसे अगर हम बात करें कि फैमिली में जो प्रॉपर्टी होती है उसकी बात करें तो सारा कुछ जो है वो किस चीज का होता है। अगर किसी परिवार में बंटवारा हो रहा है तो किस चीज का, बेसिकली किस चीज का बंटवारा होता है? वही चीज जो कीमती हो, जो इम्पोर्टेंट हो, उसी का बंटवारा होता है। तो किसी भी कोशिका में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? किसी भी कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसका वो आनुवांशिक पदार्थ होता है जिससे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि वो पदार्थ जिससे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का ट्रांसफर हो जाता है, वो होता किसके थ्रू है? क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स बनते हैं डीएनए से और उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं जीन्स। यानी कि क्रोमोसोम्स का विभाजन ही बेसिकली कोशिका विभाजन का अगर हम पूछें कि कोशिका विभाजन का मकसद क्या है, कोशिका विभाजन का होने का कारण क्या है, तो कोशिका विभाजन होने का कारण ही है कि आनुवांशिक पदार्थ अपने आप को रेप्लिकेट करता है। क्लास 10th के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि जनन की मूल घटना क्या है? तो जनन की मूल घटना मतलब केवल वो ओरिजिनल प्रोसेस जिसके कारण ये विभाजन की प्रक्रियाएं हो रही हैं, वो ओरिजिनल प्रोसेस है कि जो जेनेटिक मटेरियल है सेल का वो अपने आप को बढ़ाता है, यानी कि अपने जैसा फोटोकॉपी निकालता है। तो क्या करता है? रेप्लिकेशन करता है और वही जनन की मूल घटना होती है। उसी प्रकार से कोशिकाएं जब अपनी संख्या को बढ़ाती हैं तो ऐसा नहीं है कि कोशिका की संख्या में, अगर कोशिका में जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है तो वो कोशिकाएं डेड हो जाएंगी या नो सेल के रूप में मानी जाएंगी। तो जो कोशिकाएं विभाजित करती हैं उनके अंदर आनुवंशिक पदार्थों का होना जरूरी है। तो हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट जो डिवीजन हो रहा है
वो डिवीजन है वो स्पेसिफिकली जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो उसमें दो प्रकार का विभाजन पाया जाता है। एक तो होता है समसूत्री विभाजन, जिसमें संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान ही रहे। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में क्या किस तरीके का विभाजन होता है? दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज शोन बाय स्पेसिफिक सेल्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यानी कि समसूत्री विभाजन तो पूरे शरीर में होता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स में होता है, कुछ विशेष कोशिकाओं में होता है। और वो विशेष कोशिकाएं कहां पर प्रेजेंट होती हैं? जननांगों में प्रेजेंट होती हैं। यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो ही अर्धसूत्री विभाजन दिखाती हैं। वहां पे पाए जाने वाले जो ऊतक हैं जंतुओं में और पौधों में, उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। क्यों अर्धसूत्री विभाजन होता है? क्योंकि these cells divide to form gametes। यानी कि ये जो कोशिकाएं हैं, जननांगों में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं, वो युग्मकों का निर्माण करती हैं। वो नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स का निर्माण करती हैं, which after fertilization give rise to new offspring। और फिर नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने के बाद, संयुग्मन के बाद, उनके निषेचन के बाद नया संतति जो है वो जन्म ले लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि केवल मनुष्यों में भी और पेड़ पौधों में भी प्रजनन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो विभाजन कोशिकाओं में होता है वो अर्धसूत्री प्रकार का विभाजन होता है, जिसमें क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अब इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। इन मियोसिस 4 cells are produced from a single cell। यानी एक ही कोशिका से 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। And the new cells have half the chromosome number than the mother cell। यानी कि मात्र कोशिका की आधी। अब हम ये कहेंगे कि अगर इसको बिल्कुल अच्छे से समझने के लिए दो डायग्राम का हम यूज करेंगे। इसमें मान लीजिए कि ये है कोशिका, यहाँ पे क्रोमोसोम्स की संख्या है 46। 2 और कोशिकाएं बन गई और इसमें भी क्रोमोसोम्स की संख्या हो जाएगी 46। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें बहुत सिंपल, केवल डायग्राम से समझ में आ जाएगी पूरी बात। ये एक कोशिका है, क्रोमोसोम की संख्या है 46। आप सभी को पता है मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 46 यानी कि 23 जोड़े होती है। अब इससे सेल्स बनी, तो जो 2 सेल्स बनी, बनेंगी 4 सेल्स, है ना? तो जो 2 सेल्स बनी, यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे आपका 23 और 23 और उसके बाद फिर से दोबारा से वही डिवीजन हो जाएगा, फिर से जिसको हम कहते हैं कि माइटोसिस हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ? इसमें आपको जो गुणसूत्रों की संख्या है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, वो कैसा हो गया? जस्ट हाफ। केवल इतना ही समझने, माइटोसिस और मियोसिस का एक लाइन में परिभाषा लिखेंगे और ये डायग्राम जरूर बना लेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आगे बढ़ेंगे हम। अब हमें कोशिकांगों के बारे में यानी कि आपको सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली शुरुआत में आपको पढ़ना है, आपने कोशिकाओं का चित्र देखा था, चित्र बनाया बहुत अच्छी तरह से, जिसमें जब आप प्लांट सेल की बात करते हैं तो सबसे पहले आपने बनाया सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। सेल वॉल जिसे आप कोशिका भित्ति कहते हैं, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन जिसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं वो होती है और उसके अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। क्या क्या चीजें हो गई? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति,
कोशिका झिल्ली और क्या, कोशिका द्रव्य, 3 चीजें। तो अब इसका एग्जाम्पल, ये चीज आपको याद कैसे रहेगी? बिल्कुल ऐसे जैसे डबल पॉलीथीन में या डबल बलून में पानी भर दिया जाए। अगर डबल बलून में पानी भर दिया जाए तो जो स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। डबल बलून के अंदर भरा गया पानी आपका सेल की तरह ही होता है। बाहर की तरफ वाला बलून जो है वो थोड़ा मजबूत हो, अंदर वाला सस्ता वाला बलून हो और बाहर वाला महंगा वाला बलून हो, ठीक है। तो बाहर वाले का जो सॉलिड बलून होगा, अंदर वाला जो है वो सस्ता होगा, है ना। तो अंदर की दीवार अगर फट भी जाए तो उसकी रक्षा कौन करेगा? कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कोशिका भित्ति, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके अंदर जो पानी भर दिया, या पानी भी नहीं बोलेंगे, अगर स्लाइम भर दिया जाए, पानी जैसा नहीं होता है, साइटोप्लाज्म यानी कि जो कोशिका द्रव्य होता है वो सेमी फ्लूइड होता है, यानी कि पूरी तरह से बहता नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जेली कह सकते हैं, या कुछ गाढ़ा द्रव्य, आइसक्रीम पिघलने के बाद जैसी हो जाती है, कुछ वैसा फ्लूइडिटी, बहुत तरल भी नहीं और सॉलिड भी नहीं। तो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने कोशिकाओं के बारे में जान लिया कि संरचना के आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। डायग्राम के माध्यम से आपने अच्छी तरह से समझ लिया। प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल के तौर पे आपने बैक्टीरियल सेल को जाना, और यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक प्लांट सेल को जाना। कोशिकाएं अपनी संख्या को बढ़ाती हैं, यानी कि डिवीजन करती हैं, विभाजन करती हैं, जो 2 प्रकार का पाया जाता है बेसिकली, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत सरल शब्दों में बता दिया कि यदि आप उसको हिंदी में समझ लेते हैं तो माइटोसिस, जिसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं, समसूत्री विभाजन में सूत्रों की संख्या समान ही बनी रहती है, और अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या अपने मूल संख्या की आधी हो जाती है, जो कि जननांगों वाली कोशिकाओं में ही पाया जाता है, यानी कि स्पेशलाइज्ड सेल्स में ही पाया जाता है, जो प्रजनन के लिए प्रयुक्त होते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको सेल की स्ट्रक्चर के बारे में एक एक करके समझाया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।